बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में सी लैंग्वेज का जो चैप्टर है, जो बुक का चैप्टर नंबर 11 है, इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक प्रोग्राम है जिसको आपने री राइट करना है बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट, यानी ये प्रोग्राम बुक में हुआ है स्विच स्टेटमेंट से, आपने इसको इफ स्टेटमेंट से करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, यानी 1-0 हमने वो बताना है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जो कि उसने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखी हैं, हमने उनको एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा और आपको कंडीशंस लिखना आ जाएंगी स्टेटमेंट्स को समझते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करना है और ये क्वेश्चन है rewrite the program given in the example number 4 using if statement। यानी इस चैप्टर में एग्जांपल नंबर 4 में जो प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम में जो कुछ उसने किया हुआ वो किया हुआ स्विच स्टेटमेंट के जरिए से। स्विच स्टेटमेंट की बजाय वो कहता है उसी प्रोग्राम को आप रीराइट करें, यानी आप दोबारा टाइप करें, लेकिन इस बार करें बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो उसी प्रोग्राम को हमने यूजिंग इफ स्टेटमेंट करना है। अब देख लेते हैं कि वो प्रोग्राम क्या था। प्रोग्राम ये था कि इसमें हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 186 है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक्स वेदर इट इज अ वोवल और कॉन्सोनेंट। यानी आपने एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें यूजर से कैरेक्टर इनपुट करना है, और वो जो कैरेक्टर है वो आपने अल्फाबेट्स लेने हैं और उसको बताना है कि वो जो अल्फाबेट उसने एंटर किया है, जो यूजर ने इनपुट किया है, वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h, ये करने के बाद हम एक और हेडर फाइल लगाते हैं, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में कैरेक्टर गेट करना है और कैरेक्टर गेट करने के लिए हमारे पास गेट ch या गेट ch का फंक्शन होता है और उनकी डेफिनेशन होती है कौन io.h हेडर फाइल के अंदर। इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे एज ऑलवेज इंट मेन, और इसके बाद मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने इसकी बॉडी बनानी है और बॉडी बनाने के बाद हम इसके अंदर अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए कैरेक्टर टाइप का, उसके लिए हम लिखेंगे char और वेरिएबल का नाम रख देते हैं ch, और उसके बाद फिर हम यूजर से कैरेक्टर गेट करने के लिए लिखेंगे printf, और printf में हम मैसेज शो करेंगे एंटर एन अल्फाबेट। एंटर एन अल्फाबेट करने के बाद सेमीकोलन लगाया मैंने। अब चूंकि मैंने कैरेक्टर गेट करना है, तो कैरेक्टर गेट करने के लिए गेट ch या गेट ch रिकमेंडेड होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ch इज इक्वल्स टू गेट ch गेट ch लगा दिया इको वाला, ताकि वो स्क्रीन पर प्रिंट भी हो जाए जो भी यूजर एंटर करेगा इनपुट के तौर पर। यहाँ पर कैरेक्टर गेट कर लिया। अब हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट की बजाय इफ का कीवर्ड यूज करेंगे, यानी इसी प्रोग्राम को हमने इफ स्टेटमेंट से करना है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है इफ के आगे हम कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे इफ ch, अगर ch की वैल्यू इक्वल है। देखें यहाँ पर हमने कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल का साइन लगाना होता है। स्विच स्टेटमेंट में केसेस थे, वो केसेस की वैल्यूज को मैच कर रहा था, वहां पे इक्वल या डबल इक्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर आपने ch जो वेरिएबल में वैल्यू ली है, ये जो आपका ch वेरिएबल है, इसमें जो भी आपने वैल्यू गेट की है, इसकी वैल्यू को आपने कंपेयर करना है किसके साथ। जैसे मैं कहता हूं कि अगर ch की वैल्यू है वो a है, कैपिटल A। अब चूंकि ये कैरेक्टर है तो इसके लिए मैं सिंगल कोटेशन मार्क लगाऊंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ सिंगल कोटेशन मार्क में लिख देता हूँ कैपिटल A। अगर ch की वैल्यू कैपिटल A है, या फिर मैं यहीं पर और लगा देता हूं, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में दो केसेस लगे हैं, तो यहाँ पर और का सिंबल आएगा कुछ इस तरह से, डबल लाइंस लगाते हैं। उसके बाद लिखूंगा मैं ch इक्वल्स टू स्मॉल a। अगर ch की वैल्यू कैपिटल A है, यानी कैपिटल A वाला कैरेक्टर है या स्मॉल a वाला कैरेक्टर है, तो फिर क्या करना है, फिर हम यहाँ पर printf में मैसेज प्रिंट कर देते हैं। और चूंकि इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, तो इसकी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पर printf में मैसेज शो कर देता हूँ printf इट्स अ वोवल, इट इज ए वोवल, और यहाँ पर फिर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेम इसी तरह से अब यहाँ पर हम एल्स इफ लगाते हैं ch इक्वल्स टू कैपिटल E और ch इक्वल्स टू स्मॉल e।
और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। और इसके अंदर भी हमने सेम उसी तरह से मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ इट इज ए वोवल, और फिर इसी तरह से सेमीकोलन लगाऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट एल्स इफ, अब यहाँ पर हमने चेक करना है क्या सी एच की वैल्यू आई के इक्वल है, कैपिटल आई, या फिर सी एच की वैल्यू जो है वो स्मॉल आई के इक्वल है, सी एच डबल इक्वल्स टू, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो डबल इक्वल लगेगा, आपको मैंने पहले भी बताया। और फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे और यहाँ पर प्रिंट एफ में सेम मैसेज शो करेंगे। क्या मैसेज शो करेंगे? इट इज ए वोवल, और फिर सेमीकोलन। सेम इसी तरह से फिर एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक और कंडीशन यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से सी एच इक्वल्स टू कैपिटल ओ, यहाँ पर और का सिंबल आएगा, और सी एच इक्वल्स टू स्मॉल ओ। फिर यहाँ पर हम प्रिंट एफ में सेम मैसेज प्रिंट करेंगे, इट इज ए वोवल, और फिर यहाँ पर सेमीकोलन। सेमीकोलन हमने इफ या एल्स इफ के आगे नहीं लगाना होता, आपने देखा कि मैं नहीं लगा रहा। उसके बाद एक और यहाँ पर कंडीशन लगेगी, ए भी हो गया, ई आई ओ, अब हमने यहाँ पर लगाना है यू, क्योंकि यू भी वोवल होता है। तो एल्स इफ सी एच इक्वल्स टू कैपिटल यू और सी एच इक्वल्स टू स्मॉल यू, और इसमें भी हम प्रिंट एफ में मैसेज शो कर देंगे, इट इज ए वोवल, और फिर सेमीकोलन लगा देंगे। और एट द एंड हम क्या करेंगे, यहां पर हमने करना ये है कि हमने एल्स लगाना लास्ट पे, और एल्स में हम कहेंगे कि अगर ए ई आई ओ यू लेटर्स में से अगर कोई भी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो प्रिंट एफ में मैसेज शो कर देंगे, इट इज ए कॉन्सोनेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट ए वोवल, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। उसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। जहां तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, हमने इसको इफ से किया और एल्स इफ लगाकर हमने ये सारा काम कर लिया। अब हमने इसको रन करना है, लेकिन उसके लिए लास्ट पे हमने जो है वो रिटर्न 0 लिखना है, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप जो है यहाँ पर इंट लिखी हुई है। क्योंकि रिटर्न टाइप है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ रिटर्न भी होना चाहिए, तो रिटर्न 0 यहाँ पर आएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपने सिंपली इसको कंपाइल एंड रन करना है। जब मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया तो ये देखें कि आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आ गई। यहाँ पर वो मैसेज शो कर रहा है एंटर एन अल्फाबेट, के कोई भी अल्फाबेट जो है वो एंटर करें। तो मैं अल्फाबेट एंटर करता हूँ यहाँ पर एस। तो देखें एस एंटर करते साथ ही वो आगे मूव कर गया और आगे उसने मैसेज प्रिंट कर दिया, इट इज ए कॉन्सोनेंट। एंटर का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गेट सी एच का फंक्शन लगाया हुआ मैंने, गेट सी एच ई, क्योंकि गेट सी एच ई लगाया तो ये एस आपको नजर आ रहा है, और ये सब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि जितने मैंने मैसेजेस प्रिंट किए मैं उन सबसे पहले मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूँ। तो जब मैं बैकस्लैश एन लगाऊंगा तो इस बार वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होंगे, एक ही लाइन पर प्रिंट नहीं होंगे। सो बैकस्लैश एन, यहाँ पर भी बैकस्लैश एन, और यहाँ पर भी बैकस्लैश एन, और इधर भी बैकस्लैश एन। अब इसको हम दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं, और यहाँ पर वो फिर कह रहा है एंटर एन अल्फाबेट। इस बार मैंने अल्फाबेट एंटर किया आई, स्मॉल आई। तो आप देख सकते हैं कि अब वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट कर रहा है इट इज अ वोवल, क्योंकि आई जो है वो वोवल होता है। इसको फिर डिफरेंट वैल्यूज देकर चेक करते हैं। हमारे पास F11 जो है इसकी शॉर्टकट की होती है, हम इसको डायरेक्टली F11 से भी कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अल्फाबेट एंटर किया वाई, तो वाई एंटर किया तो वाई चूंकि वोवल नहीं है, किसी भी कंडीशन को उसने फुलफिल नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी एच की वैल्यू ए है, कैपिटल ए या स्मॉल ए, कैपिटल ई या स्मॉल ई, कैपिटल आई या स्मॉल आई, ओ यू, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स में आएगा, और एल्स में आकर उसने मैसेज प्रिंट कर दिया इट इज अ कॉन्सोनेंट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक दफा और इसको रन करता हूँ F11 से, और यहाँ पर मैं इस बार एंटर करता हूँ कैपिटल ए, तो कैपिटल ए एंटर करने से देखिए उसने कहा इट इज अ वोवल। तो इस तरह से जो एग्जांपल नंबर 4 का क्वेश्चन था, जो प्रोग्राम था, हमने उसको रीराइट कर लिया बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये प्रोग्राम नहीं है, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं
जो कि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स के जो आगे क्वेश्चंस हैं वो भी हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि वो कहता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग पार्ट्स, इन पार्ट्स को आपने अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। नंबर 1 है अज्यूमिंग x इज 10.0 एंड y इज 15.0। ये 0.0 उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगाया है इसमें, यानी उसने कहा कि फ्लोट है लेकिन पॉइंट के बाद 0 है, मतलब ये 10 है x की वैल्यू और y की वैल्यू बेसिकली 15 है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब कंडीशंस जो है उनकी वैल्यूज क्या होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंडीशन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही आती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 कंसिडर होता है ट्रू के तौर पे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0 कंसिडर होता है अगर कंडीशन रॉन्ग है तो। सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये जो कंडीशंस है इनको हमने प्रोसेस करना है और बताना है कि वैल्यू 1 है या 0 है, यानी ट्रू या फॉल्स है। 1 0 का मतलब होगा ट्रू या फॉल्स, मैं आपको 1 0 ही बताऊंगा। सो ए है x नॉट इक्वल्स टू y। वो कहता है x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, तो x 10 है और y 15 है, बिल्कुल सही है। सो ये ट्रू है, यानी 1, इसका आंसर है 1। बी, x लेस देन x की वैल्यू x से लेस है, तो x की वैल्यू तो 10 है, तो 10 10 से लेस नहीं होता, 10 10 के इक्वल होता है। यहां पर होता कि x डबल इक्वल्स टू x, यानी डबल इक्वल का मतलब कंपेयर कर रहे होते, फिर ये ट्रू होना था, तो ये फिलहाल फॉल्स है, तो इसका आंसर है 0। सी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y माइनस एक्स। अब x की वैल्यू वो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू y माइनस एक्स, तो इक्वल के राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है पहले ये सोल्व होना है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है पहले सोल्व होगा, उसके बाद कंपेयर होगा। तो y माइनस एक्स करें अगर, तो y की वैल्यू क्या है 15.0 और x की वैल्यू है 10.0। तो 15 माइनस 10 अगर हम करें तो ये बनता है 5, और x जो है उसकी वैल्यू है 10 जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है इसका मतलब। सो ये ट्रू है क्योंकि इक्वल तो नहीं लेकिन 10 ग्रेटर तो है ना 5 से, सो इसका आंसर है 1। डी, x डबल इक्वल्स टू y प्लस एक्स माइनस वाई। यहां पर डबल इक्वल के राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन है, पहले ये सोल्व होगा y प्लस एक्स माइनस वाई, उसके बाद फिर जो है ये कंपेयर होगा। तो सबसे पहले डबल इक्वल के राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है ये सोल्व होगा, और ये एक्सप्रेशन है y प्लस एक्स माइनस वाई, तो y प्लस एक्स होगा, पहले पहले एडिशन होगी, तो y प्लस एक्स का मतलब है 15 प्लस 10, तो ये हो गया 25, और उसमें से माइनस करना है y, तो y की वैल्यू है 15, तो 25 माइनस 15 कितना हो गया 10। तो डबल इक्वल के राइट साइड पे क्या आ गई वैल्यू 10 आ गई, और लेफ्ट साइड पे क्या मौजूद है x, और x की वैल्यू भी 10 है, तो 10 10 के इक्वल है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। सो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि ट्रू को हम 1 से कंसिडर करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब आता है सेकंड पार्ट नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन टू टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। यहां पर उसने इंग्लिश में रिलेशनशिप्स लिखे हुए, हमने इसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लिखनी है, यानी एक्सप्रेशन समझने के लिखना है हमने। एक्सप्रेशन से मुराद कंडीशनल एक्सप्रेशन हो सकता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, वो है एज इज फ्रॉम 18 टू 25। यहां पर एज जो है इसको हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, लास्ट में उसने नॉट लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट नोट, द बोल्ड फेस वर्ड्स रिप्रेजेंट वेरिएबल्स नेम, तो आपने एज को वेरिएबल कंसिडर करना है। तो वो कहता है ये जो वेरिएबल है ये 18 से 25 के दरमियान है, तो ये कंडीशन इस तरह से बनेगी, एज ग्रेटर देन 18 एंड का ऑपरेटर लगेगा, एंड एज लेस देन 25, तो 18 से 25 के दरमियान, फ्रॉम 18 टू 25। उसके बाद है बी, टेम्परेचर इज लेस देन 40.0 एंड ग्रेटर देन 25.0। तो इसमें टेम्परेचर को हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, और ये कंडीशन या एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा, टेम्परेचर लेस देन 40.0 एंड, यहां पर एंड का ऑपरेटर लगेगा क्योंकि इंग्लिश में भी उसने एंड लिखा हुआ है, तो यहां पर एंड की कंडीशन लगेगी, और एंड टेम्परेचर फिर लिखेंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ग्रेटर देन 25.0। उसके बाद है सी, ईयर इज डिविजिबल बाय 4। अब वो कहता है कि हिंट उसने दी हुई है, वो कहता है यूज करना आपने मॉडुलस का ऑपरेटर। तो वो कहता है कि ईयर जो वेरिएबल है वो डिविजिबल है बाय 4, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइड हो रहा है, अगर रिमाइंडर आ जाएगा 0, अगर रिमाइंडर आता है 0 तो फिर इसका मतलब है कि डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कि ईयर मॉड 4 डबल इक्वल्स टू 0, यानी ईयर को हम डिवाइड करें 4 से तो वो किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए, तो ये एक्सप्रेशन ये वाला बनेगा कि भाई अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से जो ईयर है वो डिविजिबल होगा बाय 4, तो जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है 4 से।
उसके बाद है डी, स्पीड इज नॉट ग्रेटर देन 80। तो नॉट ग्रेटर देन 80 का मतलब ये है कि अगर वो ग्रेटर नहीं है तो फिर लेस या इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे स्पीड लेस देन इक्वल्स टू 80, यानी लेस हो सकती है इक्वल हो सकती है लेकिन 80 से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पर 80 से ग्रेटर देन नहीं है तो इसका तो कोई सिंबल नहीं है, तो फिर अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर लेस या इक्वल होगी। तो फिर यहाँ पर करेंगे स्पीड लेस देन इक्वल्स टू 80। उसके बाद है ई, y इज ग्रेटर देन x एंड लेस देन z। तो सिंपल है ये, ग्रेटर देन x है तो यहां पर आएगा कि y ग्रेटर देन का साइन आएगा, y ग्रेटर देन x एंड, क्योंकि इंग्लिश में भी एंड है तो एंड का ऑपरेटर लगेगा, और होता तो फिर हम और का ऑपरेटर लगाते। तो y ग्रेटर देन x एंड y लेस देन z, लेस देन का सिंबल लगेगा, लेस देन z। उसके बाद लास्ट पे है f, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 2 है उसका लास्ट पार्ट है f, w इज आइदर इक्वल टू 6 और नॉट ग्रेटर देन 3। तो ये भी सिंपल है, यहां पर और लगा हुआ है, और से पहले देखें क्या कंडीशन है, w इज आइदर इक्वल टू 6 के 6 के इक्वल हो, तो हम यहां पे लिखेंगे w डबल इक्वल का साइन आएगा, w डबल इक्वल्स टू 6, आगे लिखा हुआ है और, तो और का मतलब है हमने यहाँ पर और का ऑपरेटर लगाना है, तो और लगा के यानी w डबल इक्वल्स टू 6 और आगे क्या लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर देन 3। तो अभी मैंने बताया कि इसके इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो फिर लेस होगा या इक्वल होगा, तो फिर लिखेंगे w लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा, w डबल इक्वल्स टू 6 और w लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट में वो कहता है राइट असाइनमेंट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। 3 यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और इनकी असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने बनानी है, यानी इक्वल का साइन लगेगा इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसकी स्टेटमेंट ए समझते हैं। ए है असाइन द वैल्यू ऑफ 1 टू द वेरिएबल टेस्ट, यानी टेस्ट एक वेरिएबल है उसको 1 की वैल्यू असाइन करनी है इफ k इज इन द रेंज m थ्रू प्लस m इंक्लूसिव, अदरवाइज असाइंस अ वैल्यू ऑफ 0। यानी हम टेस्ट का वेरिएबल लिखेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कंडीशन लगेगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो टेस्ट का वेरिएबल है उसको 1 असाइन हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 असाइन करने का मतलब ही ये है कि यहाँ पर राइट साइड पे कंडीशन आएगी और कंडीशन इस तरह की लिखनी है कि जो उसने बताया हुआ है, अगर वो ट्रू है तो फिर 1 नहीं तो 0। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा कि टेस्ट इक्वल्स टू, अब राइट साइड पे कंडीशन आएगी, उसने लिखा k इज इन द रेंज m थ्रू प्लस m इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है ये दोनों शामिल हैं उसमें। तो ये आएगा कि k ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड k लेस देन इक्वल्स टू प्लस m, तो m से लेकर m तक। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगा, टेस्ट इज इक्वल्स टू सिंगल इक्वल आएगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट उसने शुरू में कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट लगानी है, तो ये बनेगा कि टेस्ट इज इक्वल्स टू k ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड लेस देन इक्वल्स टू प्लस m, इस तरह से। तो अगर ये इसके दरमियान में नहीं होता तो जाहिर सी बात है कंडीशन फॉल्स होगी, तो टेस्ट वाले वेरिएबल को 0 मिल जाएगा। उसके बाद है बी, असाइंस अ वैल्यू ऑफ 1 टू द वेरिएबल लोअर केस इफ ch इज अ लोअर केस लेटर, अदरवाइज असाइंस अ वैल्यू ऑफ 0। यानी वो कहता है कि आपने एक वेरिएबल का नाम है लोअर केस, ठीक है, इसको आपने वेरिएबल कंसिडर करना है, जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट में टेस्ट को वेरिएबल कंसिडर किया था, तो लोअर केस जो है इसको आपने कंसिडर करना है वेरिएबल, और इसमें आपने स्टोर करना है, अगर ch जो है, ch भी एक वेरिएबल है, ch जो है उसके अंदर लोअर केस लेटर है, अगर लोअर केस लेटर नहीं है तो फिर आपने उसको जो लोअर केस वाला वेरिएबल है उसको 0 साइन कर देना है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक लोअर केस के नाम से एक वेरिएबल लेना है और वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि उसको हमने 1 या 0 साइन करना है ना, तो इंटीजर टाइप का होगा। और उसके बाद जो है वो आपने एक वेरिएबल लेना है करेक्टर टाइप का ch के नाम से, और उसके बाद जो है आपने ये काम करना है कि ch को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है। तो वो वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं, उसने लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमने सिर्फ कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन ये आएगी कि लोअर केस इक्वल्स टू, आगे यहाँ पर कंडीशन आएगी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ch ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आगे सिंगल कोटेशन में स्मॉल a लिखेंगे, आगे डबल एंड लगाएंगे, एंड ch लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल z, इसको भी सिंगल कोट्स में लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। अब ch की जो वैल्यू है स्मॉल a के इक्वल या से ग्रेटर है और z के इक्वल या उससे लेस है,
तो इसके दरमियान अगर वैल्यू है तो जाहिर सी बात है वो लोअर केस लेटर्स होंगे, चाहे वो स्मॉल एफ हो, स्मॉल जी हो, स्मॉल एल हो, वो इसके बीच में होंगे। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो एल जो हमारे पास लोअर केस वेरिएबल है उसको 1 मिल जाएगा, वरना 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास का बी पार्ट था। सी पार्ट है असाइन द वैल्यू ऑफ 1 टू अ वेरिएबल डिवाइजर इफ m इज डिवाइजर ऑफ n, यानी m जो है वो n का डिवाइजर है, यानी उसे डिवाइड कर रहा है। अदरवाइज असाइन अ वैल्यू ऑफ 0, वरना आपने उसको 0 असाइन कर देना है। तो आपने चेक करना है कि m जो है वो n को डिवाइड करता है या नहीं करता, क्योंकि डिवाइजर वो होता है जो डिवाइड कर रहा होता है। इसके लिए हमने एक वेरिएबल लेना है डिवाइजर, डिवाइजर इक्वल्स टू। अब कैसे पता चलेगा कि m जो है वो n को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? तो इसके लिए हम ये काम करेंगे कि इक्वल के राइट साइड पर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगेगी? n मोड m, क्योंकि मॉडुलस से पता चलेगा कि डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। n मोड m, मोड के बाद आएगा m, ठीक है, और n मोड m डबल इक्वल्स टू लगाकर लगाना 0, कि क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है। अब यहां पर ये कंडीशन आपने ब्रैकेट के अंदर लगानी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी n को m डिवाइड कर देगा, तो 1 जाके मिल जाएगा डिवाइजर वाले वेरिएबल को, वरना डिवाइजर वाले वेरिएबल को 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम को किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उसको रीराइट किया, मैंने आपको टाइप करके दिखाया और उसको रन भी करके दिखा दिया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं उनका आंसर क्या होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।